आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और इस बार बात होगी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है 27 का चुनाव, जिसके लिए औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है। लेकिन चुनावी कुरुक्षेत्र जो है वो ऐसा सजा है कि सब अपने अपने तर्कश से एक एक करके तीर निकाल रहे हैं। कोई राम की शरण में आ रहा है तो कोई भोले बाबा का मंदिर बनवा रहा है। कृष्ण के नाम पर भी पॉलिटिकल चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अगर विरोधी हिंदुत्व की शरण में सत्ता तलाश रहे हैं, खुद को सच्चा सनातनी बनाने की एक तरह से होड़ लगी हुई है, तो योगी भी इतिहास भूगोल सब याद दिला रहे हैं। तुर्क की तुर्कई का मुद्दा बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी में वोट देख रही है। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक की पतंग उड़ा रहे हैं। 200 से ज्यादा सीट पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। अभी तो चुनावी महाभारत का औपचारिक शंखनाद हुआ नहीं है, तभी से इतने इतने घातक तीर तर्कश से निकल रहे हैं। बयान आप सुन ही रहे हैं, पॉलिटिकल पारा हाई है। योगी को संभल से कमल खिलने की पूरी उम्मीद है। कानून व्यवस्था उनका मास्टर प्लान है। अब सवाल है कि क्या संभल से 27 की चुनावी पटकथा लिखी जा रही है? क्या बाबर जिन्ना जौहर पर चुनाव 80 बनाम 20 में बढ़ जाएगा? 24 में मुद्दा था राम आएंगे, 27 में क्या कृष्ण आएंगे, शिव आएंगे? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो उस पर करेंगे बड़ी बहस। लेकिन इस बीच संभल के मंच से मुख्यमंत्री योगी ने जनता को वो समय याद दिलाया जब लोगों को अपमानित किया जाता था और बाबर का वंशज बताकर नीचा दिखाया जाता था। लेकिन अब यूपी में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए वो कह रहे हैं कि किसी तुर्क की तुर्कई नहीं चलती, बल्कि संभल में अब वही होता है जो हरिहर मंदिर का आदेश होता है। क्या 17 के पहले कोई संभल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। तो क्या अब योगी जो हैं वो मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कमल खिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं? कुछ ऐसे समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार और लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं। और ऐसा क्यों मुमकिन होता हुआ दिख रहा है? किस तरह से ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी तो कह रहे हैं कि भाई देखिए, मैं तो गठबंधन के लिए तैयार हूं, बिल्कुल, बस जो बीजेपी को हराना चाहे वो मेरे साथ आ जाए। लेकिन फिर भी पार्टियों ने दूरी बना रखी है। ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने। मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। से भी खेलने तैयार रहेगा। और उस वक्त रोना नहीं जब नतीजा लोग कहते हैं कि इसके पास एक वोट है, क्या आप मेरे साथ हो, मजलिस के साथ है? क्या सहारनपुर की जनता मजलिस के साथ है? क्या आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे?
हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी हैं प्रवक्ता आरएलजी से, हमारे साथ अनंत विजय जी हैं वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारिक खान हमारे साथ सपा के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हैं और आदिल हसन प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ रोहन गुप्ता भी इस वक्त जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल जो होगा वो हमारे सपा प्रवक्ता से होगा। सर, क्या करें, जिस तरह से योगी जी तो साफ कह रहे हैं कि तुर्क की तुर्कई भी नहीं चलने देंगे, बाबर की संतान को बता रहे हैं हिंदुस्तान में रहने के कायदे कानून क्या होंगे। आप लोग राम शिव सबकी शरण में जाइए, लेकिन योगी जी ने तो कह दिया है 80 बनाम 20। ये तो बहुत दिनों से वहां पर हर जगह उत्तर प्रदेश में योगी साहब करते आए हैं। संभल गए हैं, संभल दंगों का भी जिक्र किया, 1978 का भी जिक्र किया उन्होंने। 1978 में किसकी सरकार थी वहां पर? जनता पार्टी की। इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के पार्टी के लोग जो बाद में मुख्यमंत्री बने, राम प्रकाश गुप्ता और कल्याण सिंह, उसी सरकार में मंत्री थे जब 78 में दंगा हुआ था। तब इन्होंने क्या किया था, वो कितना इस्तीफा दे दिया था, वो कितनी इंक्वायरी कराई थी, कितनी जांच कराई थी। जब संभल गए थे तो लगे हाथ ये भी वहां बता आते कि उस जनता पार्टी की सरकार में तब की जनसंघ साथ में थी और क्या किया। 80-20 की बात योगी साहब आज से नहीं कर रहे, तमाम दिन हो गए करते करते इनको। जब मुद्दों को भटकाना हुआ, जब चोरी की जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो जगह जगह जाकर प्रचार करना अभी से योगी साहब ने शुरू कर दिया है और उसका जवाब। तो अखिलेश जी को कौन रोक रहा है प्रचार करने से? रथ के बिना प्रचार नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको जरा पढ़ देती हूँ, योगी जी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, जरा आपको ये बता दूं, है ना। 17 जुलाई को बिजनौर जाते हैं, उसके बाद शामली जाते हैं, उसके बाद वो अमरोहा भी जाते हैं, बुलंदशहर जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं, संभल जाते हैं। तो मतलब देख लीजिए कि कार्यक्रम किस तरह से लगे हुए हैं और किस तरह की हुंकार भरी जा रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों को भी वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी लखनऊ से बाहर निकलेंगे। शायद आरएसएस ने रिपोर्ट दी होगी कि चंदा चोरी वाले मामले में मामला खराब हो रहा है, तो जाकर थोड़ा हिंदू मुसलमान वाली हवा फैलाइए योगी साहब, वरना ग्राउंड लेवल पर सब मामला खराब हो जाएगा। जैसे लोकसभा में हार गए थे, वैसे ही हार जाएंगे। तो ये रिपोर्ट गई है, इसलिए जनसभाएं करने लगे हैं और हर पार्टी को अधिकार है। हम भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी जो प्रचार शुरू कर दिया है योगी साहब ने, हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है, ये दर्शाता है कि आरएसएस ने इंटरनली रिपोर्ट दी है कि लोकसभा की तरह फिर से चुनाव हारने जा रहा है। चलिए भाई, ठीक है, रोहन गुप्ता जी बता देंगे। रोहन गुप्ता जी, कोई आरएसएस की रिपोर्ट आई है, यूपी में सब ठीक नहीं है, पैनिक मोड में आप लोग, इसीलिए अभी से चुनावों का ऐलान तो दूर है, आप प्रचार करने आ गए हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। देखिए, अब रिपोर्ट इनके पास पहुंच गई और हमारे पास नहीं पहुंची, तो अच्छी बात है, उसी रिपोर्ट के सहारे अपना चुनाव लड़ते रहे। देखिए, यूपी की जनता जानती क्या हकीकत है। आज अभी ये लोग 2 दिन पहले हमको मालूम चला अखिलेश जी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लगे हाथ तो राम मंदिर जाके पश्चाताप भी कर लेते जिस नाम पे उन्होंने राजनीति करने प्रयास किया। लगे हाथ तो मथुरा भी चले जाते, वहां पे कृष्ण जन्मभूमि का इश्यू क्या उनका स्टैंड है। तो ये जब चुनावी हिंदू बनने निकले हैं और उनका जो छोटा भाई बड़ा भाई, जो भी कांग्रेस पार्टी तो बड़ा भाई मान रहा है अपने आप को, छोटा है कि बड़ा, वो तो एसपी नक्की करेगा, और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों को जो है समाजवादी पार्टी अन्याय कर रही है। तो जवाब तो समाजवादी पार्टी को देना नहीं, उनका स्टैंड क्या है। क्या ये लोग धर्म की राजनीति में उलझना चाह रहे हैं? क्या 80-20 में तो वो उलझा रहे हैं, हम तो नहीं उलझा रहे हैं। हम तो यूपी के पूरे विकास की बात कर रहे हैं, हम तो रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। 80-20 कर कौन रहा है? 20 की लड़ाई कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है। बाबर, जिन्ना सबको याद दिलाते हैं तो फिर वो क्या होता है? बिल्कुल, इतिहास तो है पिनाज जी, इतिहास कैसे भूलेंगे? जो इतिहास है वो तो सामने है, उसको हम भुला नहीं सकते हैं, वो तो जनता तय करेगी। हम तो इतिहास बिल्कुल याद दिलाएंगे और इनको जनता को दिखाना है कि वो इतिहास जो है उसके साथ में वो खड़े हैं, कि जो भविष्य है उसके साथ वो खड़े हैं। ये तो एसपी को तय करना है कि जब राम मंदिर इश्यू पे जब चंदे की बात आ रही थी, जब रामलला उनको याद आए थे, वो रामलला 2.5 साल तक उनको याद नहीं आए, तो उनकी विचारधारा क्या है बताएंगे यूपी की जनता को। अब रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो क्यों मथुरा जन्मस्थान नहीं जा सकते? बताइए जनता को। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, जो सही है वो है, हम उसको लेके जा रहे हैं। चलिए भाई, तारिक साहब आप कितना भी मुस्कुरा लीजिए, उन्होंने तो कह दिया भाई हम तो खुल के खेलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो आज नहीं, हम पहले भी बाबर से लेके तुर्की तक तमाम चीजें जो है वो याद करते आए थे। राम मंदिर को लेकर भी, सुन तो लीजिए, राम मंदिर को लेकर भी हमारा स्टैंड क्लियर था, कृष्ण मंदिर को लेकर भी स्टैंड क्लियर है। तो यहाँ राजनीति ढाक छिपा के नहीं होती है, खुलकर होती है। आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि ये सवाल ही खड़ा करते हैं? हर तरफ ये होता है कि भाई सनातन का सम्मान हो और सनातन का जागरण हो, सब लोग आए उसका सम्मान करें, और जब अखिलेश जी उसके सम्मान में कहीं आ जाते हैं
तो इनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि वोट बैंक न चला जाए इनका। क्या दिक्कत क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या रथों पे पेटेंट है इनका, खाली आडवाणी लेके निकल सकती है, अखिलेश जी नहीं निकल सकते, लेके निकल सकते हैं? या भगवानों का पेटेंट कर लिया इन लोगों ने, या सनातन का पेटेंट कर लिया? अरे भाई, ना करें तो कहते हो सनातन विरोधी, जब उसकी तरफ आ जाते हैं तो कहते हो कि लो भैया ये लोभी हैं, करने के लिए आए हैं। दोनों में से एक ही हो सकता है, या विरोधी हो सकते हैं सनातन के, या सनातन के साथ आ सकते हैं। जब आते हैं तो भगाने लगते हो। अरे भाई, रोहन जी भाई डिसाइड कर लीजिए ना, बेचारे आ रहे हैं, राम की शरण में आने दीजिए ना, आने दीजिए। क्या दिक्कत है? आपको तो खुश होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज बोली उन्होंने। बिल्कुल माना तो था कि आज तक राम के शरण में नहीं, अब आ रहे हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद तारिक भाई का कि एटलीस्ट मान रहे कि नहीं थे। मुद्दा क्या पे, बिल्कुल इनकी बात सही है। जो भी आज सनातनी बनना चाह रहा है नया, उसका स्वागत है, पर आप सनातनी चुनावी समय क्यों बनते हैं? अभी तक क्यों नहीं गए? आप रामलला की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए अखिलेश जी, वो तो यूपी के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं आज समाजवादी पार्टी का हमेशा से स्टैंड रहा है कि जो कोर्ट का निर्णय है हम उसका सम्मान करते हैं। अगर कोर्ट से निर्णय से मंदिर बना हुआ है तो मुझे बनाइए कि आज तक अखिलेश यादव या राहुल गांधी मंदिर क्यों नहीं गए? अगर आप सच्चे सनातनी होते तो पहले दिन मंदिर जाते, आप वहां जाके मत्था टेकते। तो जो आपका चुनावी सनातन है उससे हमको आपत्ति, और जनता भी वो जानती है कि जो आप जो इधर गए दूबे बनने, चौबे बनने और छब्बे बन के आ गए, यही होना है। पीछे पीछे आपका कांग्रेस जो है 20% की विचारधारा के ऊपर राजनीति कर रहा है। तो पहले आप तय कर लीजिए कि आप चुनावी सनातनी है या असली सनातनी है। चुनावी सनातनी होंगे तो हमको आपत्ति, हम सवाल पूछेंगे, और असली सनातनी है तो अखिलेश जी को बोलिए मत्था टेके वहां पे, माफी मांगे 2.5 साल की, और सनातनी बने। चलिए ठीक है भाई, सनातनी कैसे बनना है तारिक साहब ये पूरा डिटेल बता दिया रोहन जी ने। वैसे सनातनी बनिए, चुनावी हिंदू मत बनिए। आपके पास मैं आऊंगी, जरा आदिल हसन साहब हमारे साथ, सर आऊंगी, जरा सबको चर्चा में शामिल करूं। AIMIM से आदिल हसन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदिल साहब, खेल बनाने की ताकत तो है नहीं अभी संगठन के लिहाज से, आपके नेताओं के लिहाज से, तो ऐसे में खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी करके आए हैं क्या आप लोग उत्तर प्रदेश में? मैम, पिछला चुनाव का आप डाटा देख लीजिएगा, कांग्रेस 404 सीट पे लड़ी थी, हम लोग 90-95 सीट पे लड़े थे, जिसमें 72 सीट में हम कांग्रेस से ज्यादा वोट लाए थे। कांग्रेस सब पूरे 404, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, पूरी कांग्रेस की टीम थी, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस उससे अच्छा था। कोशिश कर रहे हैं हम तो, अल्ल लानिया आपके सामने कल बैरिस्टर असद ओवैसी साहब ने बोल दिया कि हम अलायंस के लिए तैयार है। बिहार में भी हमने ईमानदारी से बोला था, UPA 1 UPA 2 में थे, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, तेलंगाना में राज्यसभा का चुनाव, जब भी होता है हम अपोजिशन का साथ देते हैं। और रोहन गुप्ता भाई अभी अखिलेश जी को बोल रहे थे, तो अमित शाह भी आज तक अयोध्या नहीं गए हैं, एक भी फोटो नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने तो बोला अमित शाह भी माफी मांगेंगे क्या जाकर, अमित शाह भी नहीं गए। पहले तो योगी आदित्यनाथ बनाए कि वहां के DM, इनका होम सेक्रेटरी, इनका चीफ सेक्रेटरी, इतना बड़ा ट्रस्ट में घोटाला कैसे हो गया, कौन चोरी कर लिया? ट्रेजरर रिजाइन नहीं देता है, चंपत राय को चंपत कर दिया जाता है। 8 ही लोग जो है, जो लोग कमजोर लोग हैं, मंदिर के चढ़ावा चोरी की पूरी चिंता होती है, लेकिन वक्त की संपत्तियों को लेकर जब सवाल उठते हैं तब वो चिंता आप लोगों की कहां चली जाती है? मैम सुन लीजिए, 12 साल से सरकार में है, मलाई आप खा रहे हैं, जाकर शेख से गले आप मिलते हैं, गुजरात में आपकी सरकार, मध्य प्रदेश में रिजवी को आप बचा रहे हैं, महाराष्ट्र में एंटीलिया जो है एक बड़े उद्योगपति को खोजा, जो अनाथालय है उसको दे दिया गया। वो ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे सीधा पूछा 27 में, जाहिर सी बात है आप ये तो जानते हैं ना कि भाई वोट परसेंटेज अगर आप बटोरेंगे, ठीक है, सीटें निकालेंगे ऐसा नहीं है ना, वोट परसेंटेज अगर आपका बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को तो जाता नहीं है, तो आप किसका वोट काटने के मूड में हैं? और खबरें तो ये भी आ रही है कि बहन जी से भी बातचीत चल रही है आपकी, अगर ये MY लेके चल रहे हैं तो आप भी दलित और मुस्लिम का समीकरण साधने की कोशिश करेंगे? मैम, बैरिस्टर असद ओवैसी साहब पार्लियामेंट में उन्होंने सबसे पहले कहा कि महात्मा गांधी से बड़ा लीडर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता हूं। जय भीम जय मीम का नारा अगर किसी ने पार्लियामेंट में दिया और पार्लियामेंट के बाहर दिया, उसका नाम बैरिस्टर असद ओवैसी साहब है। हमने अखिलेश जी के सामने एक प्रस्ताव रखा है, मिल के लड़िए, नहीं तो तेजस्वी जी का हाल होगा, नहीं तो ममता जी का हाल होगा। अहंकार में रहिएगा तो आपका अहंकार आपके पास, हम तो जद्दोजहद करेंगे, हम तो आवाज उठाएंगे। कल आपने सहारनपुर की रैली भी देखी, ऐतिहासिक रैली है, और खुद इमरान मसूद आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, तो उस पर भी निर्णय तो चाहिए। मतलब राजभर को ले सकते हैं, निषाद को ले सकते हैं, छोटा छोटा ले सकते हैं। आज इतनी बड़ी आबादी की आवाज उठा रहे हैं तो उसके लिए दिक्कत है। हम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, 37 MP वाला, 37 MP वाला MP, 111 MLA, कोई नहीं, तेजस्वी और ममता जैसा हाल हो जाएगा। सुन लीजिए इनकी सलाह। क्यों नहीं आ रहे मैम? जौहर यूनिवर्सिटी के अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे हैं? 37 MP क्यों नहीं खड़ा? देखिए ऐसा है, गठबंधन पे फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रीय नेताओं को है। जरूर ओवैसी साहब देश के बड़े नेता हैं, हम ओवैसी साहब का सम्मान करते हैं। उन्होंने जो प्रपोजल रखा है
उस पर जरूर पार्टी विचार करेगी और आपको अपना निर्णय जरूर बताएगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई एक ही वोट बैंक है, उसके रहनुमा जो हैं वो कई इकट्ठे हो गए हैं? रोहन जी आपके पास आऊंगी, जरा बाकी सब लोगों को एक-एक करके चर्चा में शामिल करूं। नहीं, वोट बैंक कहां से? मैम, वोट बैंक किसी का नहीं होता। मुसलमान तो बीजेपी को भी वोट देता है। यही लोग कहते हैं हम 10% वोट लेके आए मुसलमानों को, हमने जितनी स्कीम दी उसमें भेदभाव नहीं किया। तब कहां से वोट बैंक की बात हो गई मैम? कैसे वोट बैंक की बात हो गई? ये तो कहते हैं 10% हमको दे रहा है, हमने योजनाओं में भेदभाव किया, चावल दाल सब बांटा है। नहीं, देखिए, एमवाई का समीकरण एक मीडिया का बनाया हुआ है। हम तो अब पीडीए की बात करते हैं, एमवाई का मीडिया का बनाया हुआ है कि ये एमवाई है। हम तो समझ भी नहीं पाते एमवाई है क्या। कोई बता दे मुझे अभी पैनल में आगे, एमवाई क्या है? मैं नहीं जानता एमवाई। बहुत भोले हैं आप। अनंत जी हंस रहे हैं आपके इस बयान पे। अनंत जी, वही मैं जानता नहीं ना एमवाई क्या होगा। सत्ता के गलियारों तक पहुंच गए और आज एम से दूरी बनाना चाह रहे हैं। क्या हो गया भाई इनको ये? अरे मैम, एम से दूरी हो ही नहीं सकती। जब किसी विचारधारा के साथ नियो लगता है ना, नव सनातनी हो जाती है विचारधारा, तो जब नव पल्लव उगते हैं तो पुराने पत्ते तो टूटते ही है ना। तो वही है कि, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी को नव सनातनी होने के चक्कर में न माया मिले न राम। और जहां तक मुसलमान वोटर का सवाल है, कोई दावा नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी को मिलता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं ये देख रहा हूं कि अच्छा, तारिक खान साहब ने बड़े स्मार्टली कहा कि ये मीडिया का बनाया हुआ है और उनको याद नहीं है। उनको वो भी याद नहीं होगा ना कि जब मिले मुलायम और काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये भी तो नहीं याद होगा ना उनको, क्योंकि वो उस समय पता नहीं राजनीति में रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे। उस समय ये 93-94 की बात है कि जब मुलायम सिंह यादव और काशी राम मिले थे तो जय श्री राम को हवा में उड़ा दिया था। तो अब जय श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा हो गई है जब से मंदिर में वो चोरी की घटना हुई है। तो मुझे लगता है ये सब राजनीति और सनातन, ये सब अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब मिली हुई चीजें हैं। वही जो सनातनी है वो भी वोट करते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 80 वर्सेस 20 का मुकाबला है ये। और जिस दिन, और ये भी क्यों हुआ, इसका सोशियोलॉजिकल रीजन हमें देखना पड़ेगा। ये राजनीति की वजह से ही हुआ है। ये 80 अगर कंसोलिडेट हो रहा है 20 के खिलाफ, तो वो राजनीति के कारण ही हुआ। आज तक 20% को इतना पैम्पर किया गया पिनाक जी, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जहां जहां थे। और पश्चिम बंगाल का जो डायमंड हार्बर मॉडल है वो तो एकदम स्पष्ट किया कि जितने हिंदू थे उनका वोट बीजेपी को गया, जितने मुसलमान थे एग्जैक्ट वोट उतना उनके तृणमूल कांग्रेस को गया। तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन तो मुसलमानों की पैम्परिंग के कारण ही भारत में हुआ है। मुसलमानों को एक विशिष्टता बोध पैदा करने का जो कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों में ये हुआ, उन दलों को अब एमवाई समीकरण याद नहीं आता, क्योंकि रिवर्स पोलराइजेशन के कारण हिंदू और सनातनी एकजुट हो रहे हैं। उनको एमवाई समीकरण इसलिए भी नहीं याद आता कि ओवैसी साहब के दल को पर्याप्त समर्थन मुसलमानों में मिल रहा है, तो उनको लगता है कि उनका एकाधिकार न समाप्त हो जाए, इसलिए वो अब पीडीए की बात करने लगे। तो ये सब जितने एमवाई पीडीए ये सब है, ये सारे मार्केटिंग के टूल है। और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश नहीं है, भावना प्रधान देश है। जहां भावना, जो जिसकी भावनाओं को टच कर लेगा वोट उसी की झोली में जाएगा। तो भाई अब ये भावनाएं चंदा चोरी पर अगर टच करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी गलत नहीं कर रहे हैं रोहित अग्रवाल जी? ठीक है भाई, मौका मिला है तो भुनाएंगे, राजनीति करने ही तो आए हैं। बिल्कुल राजनीति करिए, और देश की जनता भी जानती है कि आप राजनीति कर रहे हैं। आपका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, ये देश की जनता भी जानती है। और आपको बिल्कुल राजनीति करने आप आए हैं, आपको राजनीति करना भी चाहिए। भाई आपने तो पहले तय कर लीजिए कि आपका गठबंधन किसके साथ होगा, कांग्रेस के साथ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ चल रही है वो साफ तौर पे दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भविष्य क्या होने वाला है 2027 का। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई आपका पेटेंट थोड़ी ना है सनातन पे, आपका पेटेंट थोड़ी ना हिंदू पे, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही आपका भी पेटेंट नहीं है मुसलमानों के ऊपर। एक बात समझ लीजिए, मुसलमानों को सिर्फ डरा के उनका वोट छीनने की जो आप कोशिश करते हैं, उसी का जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। योगी आदित्यनाथ जी के बयान को आप एक तरफा उसका विश्लेषण कर रहे हैं, परंतु आप उनका एक तरफा विश्लेषण कर रहे हैं, परंतु आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान से साफ तौर पे देखिए कि वो मुसलमानों के लिए बयान था, कि संभल के मुसलमानों का किस तरीके से अपमान किया जाता था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। ये बयान उस दिशा में था। मतलब आप तुर्क मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, मतलब ये फर्क समझा रहे हैं कि बर्क साहब कहां से आते थे। हाँ, आप थोड़ा और डिटेल में चले गए हैं और आप डीप डाइव कर रहे हैं।
नहीं, सच्चाई है बेनाज जी। आप ये बताइए ना, संभल तो मुस्लिम बाहुल्य अगर वो हिंदुओं को जाति में बांट रहे हैं तो आप कह रहे हैं मुस्लिम को भी आप तुर्क में और हिंदुस्तानी मुसलमान में बांटेंगे? नहीं, बात उसकी नहीं होती है कि मुसलमानों को हम किस में बांटेंगे। देखिए, सच्चाई ये नहीं है, हम बांटने की राजनीति करते ही नहीं है। हमको सबका साथ सबके विकास की राजनीति करते हैं। बांटने की राजनीति तो वो करते हैं जो पीडीए का नारा देते हैं। बांटने की राजनीति तो वो करते हैं जो मुसलमानों को डरा के उनके वोट को के ऊपर एकाधिकार बनाना चाहते हैं। ठीक है। बांटने की राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि कोई और राजनीतिक दल आए ना चुनाव के अंदर, सिर्फ ये चुनाव के अंदर रहें और मुसलमानों के ऊपर एकाधिकार रखें और मुसलमानों की को गुलाम बना के रखें अपने साथ। तो सच्चाई है कि आज तो मुसलमान भी काफी गदगद होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां जहां वो जाते हैं वहां कमल के लिए बहुत, जिसे कहते हैं ना, मुफीद माहौल पैदा कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए, हमारे देश के संविधान में हम किसी राजनीतिक दल को रोक सकते हैं क्या चुनाव लड़ने से? बिल्कुल। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तोड़ना फोड़ना रोकना, कहाँ, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, अगर वो ये कहने लग जाएं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़े, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तब फिर इनको कैसा लगेगा? भाई आप आज की डेट में आपके पास सीटें हैं, उनके पास नहीं है। भाई यही तो फर्क है। चुनावी दल वो भी हैं, चुनावी दल आप भी हैं। हाँ भाई, तो कोई चुनाव में आना चाहता है, कोई किसी को छोड़ना चाहता है, तो ऐसे में कोई रोकता थोड़ी है। सब होने दीजिए, लेट इट गो विद द फ्लो। आपको न्योता दे रहे हैं। मैं तो वही कह रही थी कि न्योता तो खबरें तो जरा डॉक्टर सतीश प्रकाश जी से कंफर्म कर लेती हूँ। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, खबरें आ रही हैं, ओवैसी ने ऑफर दिया जिसे अखिलेश राहुल तो स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन लग रहा है कि बहन जी मूड में है स्वीकारने के, सिफर पर खड़ी हैं। नहीं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आनंद जी ने एक बात कही है कि 20% और 80%। बहुजन समाज पार्टी का जो स्टैंड है उसमें कहीं ना कहीं 20% आप किसको बोल रहे हैं? मुसलमान थोड़ी है वहां पे। 80% और 20% मुसलमान कहाँ है? 80 मान्यवर काशीराम जी ने बोला है, आपने ये कहा कि मिले मुलायम काशीराम हवे मुड़ के जैसे राम, लेकिन उसमें 20% है कहाँ? 20% मुसलमान नहीं है। सर, मेरी बात को मानो। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था गलत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना भटकाया जा रहा है। जी नहीं, भटकाया तो जा रहा है, लेकिन ओवैसी साहब ऑफर लेके घूम रहे हैं। मतलब पहली बार ऐसे देखा है कि हाँ भाई मुझे ले लो, मेरे साथ गठबंधन कर लो, लेकिन कोई हाथ थामने को राजी नहीं हो रहा। चलिए, मैं बात समझिए ना कि अखिलेश जी की तो विडंबना समझ में आती है। ठीक है, राहुल जी भी उसी वोट बैंक पे नजर डाल रहे हैं, अखिलेश जी का भी वही वोट बैंक है। ओवैसी साहब को पनपने देंगे तो आगे की उनकी राजनीति कैसे होगी? लेकिन बहन जी ऊपर पर खड़ी, शून्य से आगे बढ़ने के लिए इनका हाथ थाम लेंगे क्या? पिनाक जी, बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में बाकायदा इनसे गठबंधन किया था। बहुजन समाज पार्टी को उसका लाभ नहीं मिला। कहीं ना कहीं ओबीसी जी को उसका लाभ मिला, उनके वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए। बिहार का इलेक्शन अगर आप देखें विधानसभा में, तो उनके 5 विधायक मिले। गलत बोल रहे नहीं आ रही हो, काउंटर कीजिएगा। आ रही हूँ। हाँ बोलिए सतीश प्रकाश जी। नहीं, मेरी बात को सुनो। तो मतलब ओवैसी किसी का फायदा नहीं कराते, बस अपना फायदा देखते हैं, या फिर जैसा आरोप लगता है किसी की बी टीम बन के किसी और का फायदा करा देते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं ना? इनसे दूरी बनाएंगे आप? सुनो, एक अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का लाभ कहीं ना कहीं ओबीसी जी को मिला, बिहार में मिला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को वो लाभ नहीं मिल पाया। ठीक है, उनके साथ गठबंधन किया। आदिल साहब, आपके साथ कोई नहीं आना चाहता क्योंकि सिर्फ आप अपना फायदा देखते हैं, या खुद खड़े होकर किसी दूसरे का फायदा करा देते हैं? फायदे का नहीं है, मुद्दा फायदे का नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के साथ तमाम दल गठबंधन करना चाहते हैं, इसलिए कि उसको लाभ मिले। करना चाहता है, उनका वोटर ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, कौन कौन करना चाहता है? जो अखिलेश जी ने बात की क्या? अखिलेश जी ने कोई बात नहीं करी, अखिलेश से कोई बात नहीं है। अच्छा, मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन का एक्सपीरियंस बहुत शान नहीं है। उनके वोटर बड़े शानदार वोटर है, वो बड़े अच्छे वोटर है, वो बड़े भावनात्मक वोटर है। वो तमाम जहां गठबंधन होगा वहां तमाम लोग ट्रांसफर हो जाएंगे। नहीं, इसमें कोई बात नहीं। उनका कार्डर और जाटा वोट बैंक काफी लॉयल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। हाँ, आदिल साहब बताइए, बोलिए।
मैम, डॉक्टर सतीश साहब को जानकारी नहीं है। 2020 में मेरे साथ अलायंस हुआ था। जमा खान बसपा से एमएलए जीते, मेरा वोटर ने वोट दिया और जमा खान बाद में बसपा से जीत के जदयू ज्वाइन कर लिए और मिनिस्टर बने। उसके बाद अभी सतीश यादव बसपा से एमएलए बिहार में, वो भी मेरा पूरा एमआईएम यूनिट ने रामगढ़ में वोट किया, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो भी जीता है। पता कर लिए दोनों एमएलए से। इसलिए ये बात टीवी पे नहीं बोले कि मेरा वोट ट्रांसफर, जिस जाके जमा खान से भी पूछ लीजिए, वहां के वोटर से पूछिए और रामगढ़ में पूछिए। सतीश यादव हमारा प्रेस बिहार में प्रभारी साहब है, प्रभारी साहब का ऐलान किया, प्रभारी साहब ने शुक्रिया अदा किया। आपके जो इंजीनियर साहब राज्यसभा मेंबर है राम जी गौतम जी, उन्होंने ऐलान किया कि एमआईएम का सपोर्ट से हम जीते हैं। मेरी पूरी यूनिट ने साथ दिया। ये बात गलत बोलिए टीवी पे, नेशनल चैनल पे मत बोलिए ये बात। आपका जमा खान भी जीता, सतीश यादव अभी जीते हुए सिटिंग एमएलए है। आप उन एमएलए को फोन लगाइए, पूछिए स्पीकर पर, मेरे वोट से उसने जीता, मेरी पूरी यूनिट ने साथ दिया था। ठीक है, और अलग लानिया आपके चैनल पे सतीश प्रकाश जी, आप अपनी तरफ एक दुरुस्त कीजिए अगर वो कह रहे हैं, पॉइंट रेज कर रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, मैं चैनल पे बोल रहा हूं। योगी जी की अगर मैं दौरों की बात करूं तो जरा देखिए, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, संभल, बिजनौर, शामली, मतलब मुस्लिम बहुल सीटें जो हैं, जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस सीटों की ज्यादा है, कोशिश वहां भी पुरजोर कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल यही तो बात है। योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और यही बोल रहे हैं कि जो 80-20 करें, जवाब तो उनको है। क्योंकि जब योगी जी का सुशासन था, भाजपा का सुशासन है, तो उस समय पे लाभ तो सबको मिला है। विकास की हम बात करें, जहां पे जो माफियावाद था, वो जो मुक्ति हुई है, वो तो हिंदू मुसलमान दोनों को उसका फायदा मिला है। वहां के लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, विकास की बात करें, माफियावाद से मुक्ति की बात करें, भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करें, परिवारवाद की मुक्ति से बात करें, तो सबको लाभ मिला है। नहीं, तो लेकिन अगर किसी आपको सरकार ने मुस्लिम वोट मिलता हो ऐसा तो नहीं है ना रोहन जी। अगर पिछले इतिहास को भी उठा के देख लेंगे, मैं डेटा भी अगर आप कहेंगे मैं पढ़ दूंगी, मैं वही कह रही हूं ना, मुस्लिम वोट नहीं मिलता है ना, आप मुस्लिमों को टिकट देते हैं, तो आपकी होप क्या इसी में है कि जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ कई सीटों पे कि मुस्लिम बहुल सीट होने के बावजूद भी आप निकाल ले गए, क्योंकि वहां पर एक दो नहीं बल्कि 10-10, 11-11 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे एक सीट पे, वोट बटा और कमल खिला। आप ये कहेंगे कि नहीं मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा। मैं दिल्ली चुनाव की आपको बात कर रहा हूं, 5 सीटें ऐसी थी जहां से 40% से ज्यादा मुसलमान भाई बहन थे, वहां पे भी बीजेपी की जीत हुई है। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। कितनी सीटें देंगे मुस्लिम देश का उम्मीदवारों को? अगर मिल रहा है वोट तो उनको रिवॉर्ड भी दीजिए ना सर। विनेबिलिटी, मैं वापस बोल रहा हूं कि बीजेपी में विनेबिलिटी क्राइटेरिया है। वापस मैं बोल रहा हूं, वहां पे कोटा सिस्टम नहीं है। अगर विनेबिलिटी होगी, आपको हरियाणा में ध्यान है, हमने दी थी टिकट, नहीं दी थी आप बताइए? हरियाणा में बिल्कुल दी थी। मैं आपको वापस बोल रहा हूं पीना जी, राजनीति देश की बदल रही है। अभी भी ये लोग मुसलमानों के नाम पे, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, अब घुसपैठियों के नाम पे मुझे बताओ ना, 10 साल के बाद, डबल इंजन की सरकार के बाद आप तुर्की, जिन्ना, है ना, जौहर, साथ ही साथ बाबर, ये सब क्यों ले आते हो? बिल्कुल, हमारी देखिए संस्कृति भी उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, विकास भी है और संस्कृति भी है। क्यों ना करें? अगर कुछ गलत हुआ इतिहास में तो हमारा अधिकार है, हम लोग उसको करेंगे, उसके लिए भी लड़ेंगे। हम विकास की भी बात करेंगे, हम परिवारवाद के खिलाफ भी बात करेंगे, माफिया राज के खिलाफ भी बात करेंगे। क्यों ना करें? हमारे सांस्कृतिक विरासत को अगर हमको वापस लौटाना, वो बात भी हम करेंगे। जनता तय करेगी हम सही है गलत है। पीना जी, पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल रही है। सवाल तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे उठ रहा है। अगर आज भी कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, तो ये बड़ा भाई छोटा भाई है कौन? कौन से नैरेटिव के साथ जनता के सामने जा रहे हैं? टेंशन बहुत हाई है। ठीक है, तारिक खान साहब, ओवैसी साहब, बहराइच, सुन तो लीजिए एक मिनट मेरी बात भी। बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर, हर जगह ताल ठोक रहे हैं और सहारनपुर की भीड़ देख के तो बहुत गदगद हो गए थे वो। ठीक है, यहाँ पर दोनों प्रवक्ता मौजूद हैं बीजेपी के भी। आपसे पूछ रही हूँ, आपको कोई टेंशन तो नहीं? मैं समझ गया, नहीं कोई टेंशन नहीं है। यहाँ दोनों प्रवक्ता मौजूद हैं। न माया मिली न राम, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? अब सुन लीजिए मैम, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, बहुत छोटा सा है। बीजेपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, एमआईएम के भी प्रवक्ता बैठे हैं। एमआईएम वाले कहते हैं इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं, और बीजेपी वाले कहते हैं इन्होंने खाली मुसलमानों के लिए किया। तो ये दोनों लोग तय कर लें पहले आपस में, यहां बता दें हाँ या ना में कि किया या नहीं किया। ये तो इन आरोपों के बीच में समाजवादी पार्टी कहीं की नहीं रह जाती, या तो किया होगा और या तो नहीं किया होगा। एक जन कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए किया, दूसरे जन कहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं कि भैया कुछ नहीं किया आपके लिए, इतने साल सरकार में रहे। तो किया या नहीं किया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आक्रांताओं ने बहुत कुछ गलत किया। संभल में योगी जी ने यह भी कहा संस्कृति को नष्ट किया, उसको फिर से जिंदा करना है। जौहर यूनिवर्सिटी ने कौन सी संस्कृति को तोड़ा है? शिक्षा का मंदिर है, क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्योंकि आजम खान का नाम जुड़ा हुआ है उससे सिर्फ।
कौन से आक्रांता आए थे जिन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को बनाया? आजम खां कहां से आए थे? यहीं रहते थे। और यूनिवर्सिटी एक बार बन गई तो उसमें कौन सा संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है? जो शिक्षा का मंदिर है उसको आप तोड़ के कौन सा जागरण कर रहे हैं? इसका कोई जवाब है? ठीक है तारिक खान साहब, आप जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा ले आए, मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन आप मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए। योगी जी के दौरे हो रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में, ओवैसी साहब भी ताल ठोक रहे हैं, बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर, है ना, भीड़ खूब आ रही है, तालियां खूब बट रही हैं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? और राहुल गांधी की भी नजर उसी वोट बैंक पर है। मैं पूछ कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान तो स्वतंत्र है मैम, हम चाहते हैं कि बीजेपी को वोट दे, ये अच्छा काम करे, इनको भी देंगे, और अच्छा काम कर ही रहे, कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप देखिए। आपको कोई दिक्कत नहीं? मुस्लिम वोट बैंक आपसे छिटक कर अगर एआईएमआईएम के पास, दूसरी पार्टियों के पास चला जाए, नहीं चाहिए किसी आपको? की विरासत, कभी कोई वोट किसी की विरासत नहीं रहा है, यही इनको गलतफहमी है कि सनातन का नाम लेके हिंदू वोट इनकी विरासत हो जाएगी, या किसी के मुसलमान वोट विरासत हो जाएगी, या नहीं हो पाए। रोहन गुप्ता जी समझदार हो गए हैं, पोलराइजेशन, रिवर्स पोलराइजेशन नहीं होने देंगे। देख लीजिए, वो कह रहे हैं ले जाइए मुस्लिम वोट। बंगाल के बाद बहुत कुछ सीखा अखिलेश जी ने, मुलाकात करके आए थे, गुरु मंत्र भी लेकर आए थे। देखिए, समझदारी और अवसरवादिता में दोनों में फर्क है। चुनावी हिंदू बनने से वोट नहीं मिलता है, क्योंकि कल आपको जब कृष्ण जन्मभूमि पर सवाल पूछा जाएगा तब आप गोलमोल आंसर देंगे। सवाल तो मेरा तारिक खान जी से है। अभी आदिल रसल जी ओपनली आपको ऑफर कर रहे हैं। मैं आपको बिहार का चुनाव बता दूं, मैं पश्चिम बंगाल का चुनाव बता दूं, हर जगह पे एमआईएम ओपनली कह रही थी कि भैया हमको साथ दीजिए, हमको ये, उन्होंने नकार दिया। फिर जब आप चुनाव के परिणाम आते हैं तो बोलते हैं ये तो भाजपा की बी टीम है। तो भैया अभी से डिबेट में तय करना चालू कीजिए कि ये टीम आपकी टीम का पार्ट बनने चाह रही है, हमारी बी टीम है, या उसको आप तिरस्कार कर रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे पिना जी, वापस में एक चीज कहना चाहूंगा, तारिक जी ने कहा बिल्कुल कोई किसी की वोट बैंक नहीं है, जनता जनार्दन है, वो अपने विवेक से वोट करती है। उसको क्या विकास का लाभ मिला है कि नहीं, उस पर वोट करती है। क्या सांस्कृतिक मुद्दे हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या जंगल राज के मुद्दे हैं, सारों मुद्दे पे वोट करती है। पर जो भाग बटाई करते हैं, जो तुष्टीकरण करते हैं, उसका समय खत्म हो गया। जो मुसलमानियों की भावनाओं को खेलने के लिए सिर्फ तुष्टीकरण करने के आते उनके साथ खड़ा रहने की बात करते हैं, वो समय खराब हो चुका। क्योंकि जब एसपी का राज था तब यही जो वहां पे माफिया राज था, उसका जो भोग जो है मुसलमान भी उतने बने थे, उनको भी मालूम है। आज मैं कभी यूपी में घुमा हूं, मुझे मालूम है ये चीज कि मुसलमान भी बोलते हैं कि नहीं हमको माफिया राज से मुक्ति मिली है। तो बात बहुत बड़ी है पिनाज जी, ये तुष्टीकरण की हाथ में। उनको लगता है कि हम मुसलमानों के रहनुमा बता देंगे तो हमको वोट मिल जाएगा। नहीं भाई, आप पे सवाल उठेंगे कि आपने विकास क्या किया। आपने माफियाओं का विकास किया, मुसलमानों का विकास किया, और आपने विकास किया होता तो आज भी मुसलमानों की हालत क्यों है, वो भी सवाल आपको पूछा जाएगा। पेट में, घर में अगर खाने को अन्न नहीं है, मेरे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, और यहाँ पे आके बड़ी बड़ी तुष्टीकरण की बात करेंगे, जनता आप पे भरोसा कर देगी? नहीं। अगर योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार रिपीट हुई है, उसके पीछे सारे यूपी वासियों का विकास कारणभूत है। हर बार हिंदू मुसलमान करके आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते हैं, और इसीलिए जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी, भले आप चुनावी हिंदू बने या पुराने मुसलमान। ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है? बिल्कुल नहीं, हम तुष्टीकरण के खिलाफ खड़े हैं। 80-20 का पाठ आप लोग नहीं पढ़ाते। देखिए आनंद जी की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है आपकी बातें सुनकर। पीरा जी, हमारा सवाल, जो 20 करके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप 20 करेंगे तो हम 80 करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, हम 100 की बात करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार की योजनाओं का 100 लोगों को लाभ मिला है। और 80-20 तो इनके भी चल रहा है। कांग्रेस और एसपी 80-20 में चल रहे हैं। 80 में कांग्रेस है या एसपी है, या 20 में कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं। इस बार तो कह रहे हैं 20 से लीजिए ना वोट, कौन मना कर रहा है? वो कह रहे हैं आपको खुला, वो कह रहे हैं लीजिए ना वोट, अच्छे काम कीजिए, वोट बटोरिए, 20 को उठाइए ना, थोड़ा भाषण दीजिए 20 को लेकर भी। पुनः जी बिल्कुल सही बोला आपने। हम एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, हम तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगे, हम सशक्तिकरण की बात करेंगे। प्रधानमंत्री बीमा योजना जो है, उसके जो लाभार्थी हैं, 24% लाभार्थी मुसलमान भाई बहन है। मैं आपको बोल रहा हूं, आवास योजना की बात कर रहे हैं, 23% है। तो ये हमने हिंदू मुसलमान कहा किया, पर आप तुष्टीकरण करेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको। इन आंकड़ों पे रहिए ना, तुर्की बाबर तक क्यों पहुंच जाते हैं फिर? बहरहाल ठीक है। यहाँ पर अनंत जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी। रोहन गुप्ता जी कह रहे थे कि भाई देखिए 80-20 की राजनीति वो लोग नहीं करते हैं, कभी नहीं की उन्होंने। वो तो खूबसूरत इत्तेफाक है कि चुनाव आते आते कुछ बयान ऐसे आने लगते हैं लगातार। सर शायद आप म्यूट हो गए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपना ऑडियो। पिनाज जी, सॉरी, मुझे पिनाज जी,
जी मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपने बयानों में कंसिस्टेंट है। वो खुलकर खेलते हैं अपनी पिच पर, चाहे वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का बयान हो, चाहे मतलब जिस प्रकार देख लीजिए आपकी किसी की चल खुल के बोलते हैं, वो अपने दिल की बात करते हैं और उनके दिल में क्या है ये सबको पता है। बटोगे तो कटोगे, ये नारा उनका खूब चला था महाराज चुनाव के पहले। ये योगी आदित्यनाथ ही कह सकते हैं आज की राजनीति में। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो खुलकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन अभी तारिक खान साहब कितने स्मार्टली सब बात रखते हैं ना, बहुत स्मार्ट प्रवक्ता है। मैं आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट हिम, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि तुम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते, वो कहते हैं मुसलमानों के लिए सब कुछ करते हैं। MIM वाले ये थोड़ी कहते हैं सर आपने कुछ नहीं किया, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को आपने दरी बिछाने वाला बना के रख दिया। ये नहीं कहते कुछ नहीं किया, आपने मुसलमानों को स्वाधीनता के बाद बहुत कुछ दिया उनको, लेकिन सिर्फ दरी बिछाने तक और उनसे काम करवाने वाला बना के रख दिया। तेजस्वी यादव जी और MIM के जो सदर हैं उनके बीच में जो खतो किताबत हुई थी उसके बारे में पूरी दुनिया को पता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं। इसके बावजूद MIM के उन्होंने राज्यसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव का समर्थन किया। तो खैर ये सब आरोप प्रत्यारोप राजनीति की दुनिया चलती रहेगी, लेकिन ये सारी चर्चाओं में मुझे लगता है कि आज मुझे ये देख के हैरानी हो रही है कि जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश पर इतने वर्षों तक शासन किया जिसका नाम कांग्रेस था, 2.5% वोट पर सिमट गई। अब तारिक खान भी उनका नाम नहीं ले रहे हैं भाई। मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग भी कांग्रेस को लेकर पिनाक जी थोड़ी सी सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों वो मुसलमानों का प्रेम होगा कांग्रेस का, या 2.5% का परफॉर्मेंस होगा, प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारों और नेतृत्व के बावजूद कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 2.5% वोट और 2 विधानसभा सीट मिली थी। ये तो तथ्य है इसके, लेकिन उनको सीट आधी चाहिए। अब तारिक खान साहब की पार्टी उनको कितना सीट देती है ये पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि किसी चर्चा में समाजवादी पार्टी के लोग अगर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं होते तो उस पार्टी का नाम भी नहीं लेती है। हाँ, कैसा गठबंधन होगा, ये दो लड़कों की कैसी दोस्ती होगी। अब तारिक साहब हंस भी रहे हैं। तारिक साहब, इमरान मसूद साहब किस तरह के बयान दे रहे हैं, अजय राय किस तरह के बयान दे रहे हैं, 2.5% पे वो आधा हक मांग रहे हैं। गठबंधन होगा भी कि नहीं होगा? बयान इमरान मसूद साहब के एकदम हक में नहीं है। इमरान मसूद के बयान वैसे ही हैं जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। खैर, वो गठबंधन के हक में नहीं है। अगर हम चाहें कि उत्तर प्रदेश में आप खुद देख लीजिए कि एक विपक्षी नेता जो सामने आके लड़ रहा है उसका नाम अखिलेश यादव साहब है, उनके साथ आकर सबको खड़ा होना पड़ेगा कि हम उनके हाथों को कितना मजबूत कर सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। मैं स्वीकार रहा हूं इस बात को। एक मजबूत ताकत लड़ने के लिए एक मजबूत नेता के पीछे आकर खड़ा होना पड़ेगा और कांग्रेस को अपने इस अहंकार को भी छोड़ना पड़ेगा कि हम बड़ी पार्टी थे, खलील मियां फाख्ते उड़ाया करते थे। ये एक थे वाली जो बात है उससे निकलना पड़ेगा मैम कांग्रेस को। ये बड़ी सिंसियर राय है। कैसे अगर इस तरह के बयान आएंगे तो आप लोगों की दोस्ती कैसे होगी भाई? मुझे तो उसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। अब आप कह रहे हैं सबको एकजुट होना होगा। आदिल हसन साहब एकजुट होने के लिए तैयार खड़े हैं आपके दरवाजे पर। दरवाजा तो खोलिए, उनको आपको लेना नहीं है। खान साहब, बहुत बार पीके जैसे जो महान चुनाव के रणनीतिकार हुआ करते थे अब राजनीति में आ गए, वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सब लोग साथ में, बगैर साथ में आए भी बड़े बड़े धुरंधरों को हराया जाता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा साथ में हो। अभी देखिए मायावती जी साइलेंट बैठी है, अभी वो तेज हो जाए और अपने समाज को बटोरने जितना 30,000 वोट प्रति विधानसभा मायावती जी को मिलता ही मिलता था, लेकिन घर बैठ गई सीबीआई के चक्कर में। तो इसलिए मैम जरूरी नहीं है कि सब लोग जाएंगे मनाने के लिए। जीत जाओगे। राहुल जी, आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं कि बुआ जी को मनाने के लिए जाएंगे? बहुत से लोग जाते हैं, हम जाएंगे तो मिलेंगे। बहुत से लोग जाते हैं मगर मिल नहीं पाते हैं। हम जाएंगे तो मिलेंगे जरूर। ठीक है रोहन जी, आप जाएंगे तो मिलेंगे जरूर। ये भी कांग्रेस पार्टी पर तंजी कर रहे हैं कि उनके नेताओं को दरवाजे से लौटा दिया। तारिक जी का दर्द देखिए, वो 2 कांग्रेस से लड़ रहे हैं, एक दिल्ली वाली कांग्रेस, एक यूपी वाली कांग्रेस। बताइए, और उनके नेता ने कहा था कांग्रेस चालू पार्टी है, शायद ये कांग्रेस से साबित भी कर दे। मुझे बताइए, क्या इमरान मसूद उनके बड़े नेताओं क्या दरबारियों के परमिशन के बिना कोई स्टेटमेंट देते होंगे? और ये कांग्रेस की नहीं चाल है। आप देखिए डीएमके को निपटाया चुनाव के पहले, टीएमसी को जो है चुनाव के पहले 3 दिन स्टेटमेंट दे दिया, वहां पे निपटा दिया। बिहार में लास्ट तक यादव जी बोलते रहे, तेजस्वी यादव के मुझे सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करो, वो नहीं किया। तब आपको तय करना है कि भैया कांग्रेस के साथ रह के वो भस्मासुर बनेंगे, आप भी हो जाएंगे या नहीं बनेंगे।
पर ये दो कांग्रेस जो है उसी खेल में जो है सपा का खेल खत्म हो जाएगा और एक बच्चे का भविष्य जो है मिट्टी में मिल जाएगा राहुल गांधी और उनकी पार्टी के पीछे। तो पिनासी जब जनता के पास अब आपको बड़ी जाते हैं, फिक्र हो जब रही है आप इनकी एक पार्टी की? हाँ, बिल्कुल हो रही है। पिनाजी। विपक्ष से मजबूत विपक्ष को रहना चाहिए ना। आप बिल्कुल कहाँ रहने पिनाजी, देते हैं लोकतंत्र साहब? को बचाना है, अपना नंबर हमको बढ़ाई बचाना चले है। जाते हैं, पार्टियां क्यों नहीं? टूट वो तो हमारा जाती अधिकार हैं, है। एनडीए में आ हमारा जाती हैं, अधिकार है। कैसी बातें देखिए करें? आज पिनाजी, ऑल पार्टी मीटिंग में वापस- सब लोग नाराज होकर चले गए आपसे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं आप देखिए, मजबूत वापस- विपक्ष चाहते हैं। पिनाजी पिनाजी। वापस अगर हमने मीटिंग ना बुलाई हो तो बताइए। विपक्ष मजबूत होना जरूरी है और विचारधारा की बात तो करें, देश के लोकतंत्र की। हम तो हमारी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, पर ये जो भाग बटाई चल रही है यहाँ पे आपके चैनल पे ही दिख रहा है कि जो बोल रहे हैं कि हम साथ में लड़ेंगे वही साथ में नहीं है। जनता वोट कैसे देगी आपको? जनता नैरेटिव पे वोट देगी, जनता स्थिरता पे वोट देगी, जनता क्लैरिटी पे वोट देगी, जनता आपके क्या मुद्दे उस पर वोट देगी। कौन से मुद्दे? भाग बटाई पे वोट देगी? नहीं देगी। इसलिए तो प्रॉब्लम है। आप अरे सिर्फ खान भाग साहब, बटाई बात करते तो हैं। सही कह रहे हैं। अखिलेश जी ने जोर शोर से पिनाजी। राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो राहुल जी अब जाके ट्वीट करने की उन्हें सुधाई, बयान नहीं दे पाए। 20 दिन विदेश यात्रा पे देखिए थे। मैम, जनता स्टेबिलिटी पे वोट देगी, जनता स्थिरता पे वोट देगी। देखिए मैम, कितनी स्थिरता है। जिस समय जिस पार्टी को मन करे उसको तोड़ दो। ये स्थिरता देखिए, कितनी अच्छी स्थिरता है और कितनी अच्छी विचारधारा है अपने लोगों को सजो के रखने की, कि जो कह दे कि भैया लोकसभा में तुम्हारी तरफ आके बैठ जाएंगे ताकि तुम्हारा कोई विधेयक पारित हो जाए, उसके लिए तारिक जी, जो उस टूटने वाला विचारधारा उन्हीं को तोड़ की जो- पाते हैं। आप लोग 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, आपको तो फिर- नहीं तोड़ पाए, फिर तो इसकी- कुछ कमी तो उनके घर फिर में भी इसकी रही होगी बात- ना। आपकी तारीफ ही कर फिर रही हूँ मैं गठबंधन अखिलेश जी की गठबंधन की नैतिकता की बात ना करें। फिर ये इतनी सी बात कह रहा हूं, बाकी तोड़ फोड़ तो ये रहेंगे हैं। क्यों पिनाजी। बात करते हैं कि जिसको जहां विचारधारा की बात करते हैं, कहते हैं कि लोग किधर हैं और लोग कहां जाएंगे, कहां हैं, और गठबंधन की बात करते हैं। अरे रोज अच्छा, आप राहुल के साथ हैं? मिनट के हिसाब से पार्टी तोड़ते हैं। आप राहुल गांधी के साथ हैं मैम, ना? देखिए, इमरान मसूद, अजय राय, वो गठबंधन जिस तो तरह है के ही। बयान दे रहे हैं, फिर बिल्कुल आज है। आपने जिस तरह से शेरो शायरी कर दी है कांग्रेस के लिए, मतलब ठीक नहीं लग रहा है मामला मुझे कुछ। अब मैम देखिए, All is ऐसा not है, आप well. लोग अगर आप लोग ऐसे ही लड़ाते रहे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। मगर बड़े नेता जो अरे भाई, आप मसूद इमरान फाइनली मसूद को बैठकर बात पूछिए ना। कर लेते हैं। हाँ, फाइनली बैठकर बात कर लेते हैं। 10 सेकंड में हाँ, पार्टी का स्टैंड रख दूं। बड़े नेता, लोकसभा में भी मैम गठबंधन नहीं हो पा रहा, मगर ये बड़े नेताओं की सूझबूझ थी। इनका कोई रोल नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, कोई हैसियत नहीं है, मेरे भी कोई हैसियत। ठीक। समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं, वो बैठ के मैम गठबंधन तय करते हैं। किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल। वो तो एमपी आप हो। बहुत कुछ गए, लेकिन फिर कह रहे हैं टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हसन अब साहब, मैम Yes, ma'am. जब कुछ चलेगा तो छोटा मोटा वापस करना पड़ता है। अच्छा, वापस जब करना बड़े- पड़ता है, टिट फॉर टैट तो साथी- चाहिए भाई, है ना? नहीं, बड़े पत्थर आते हैं तो छोटी मोटी कंकड़ी वापस करनी नहीं, आप पड़ भी जाती बड़ा है। पत्थर उठाइए, किसने रोका है आपको भाई? उत्तर अब प्रदेश में तो आप बड़े भाई हैं। अब आप तो चाहती हैं कि बड़ा पत्थर उड़ जाए, लेकिन हम लोगों को गठबंधन को इंटैक्ट रखना है। बार बार आप ही अभी वोट बैंक की बात देखिए, कर रही तेजस्वी थी। जी को फायदा तो नहीं हुआ गठबंधन गठबंधन को का। आप intact- सोच लीजिए, एक बार लास्ट तक अटका के रखा तेजस्वी जी ने, बेचारे उन्होंने कह दिया कि पीएम राहुल होने चाहिए एंटी गठबंधन के चेहरा, पर वो तेजस्वी को चेहरा मानते combination- मानते बहुत देर कर दी राहुल जी ने। अखिलेश जी को तो मान हमने- जाएंगे ना? नहीं मैम, मुझे पूरी उम्मीद है। हमने इनको अभी लोकसभा में बाकायदा सबक सिखाया है भारतीय जनता पार्टी को, और ये जो भय है ये उस लोकसभा का ही भय है मैम। अच्छा। क्योंकि जितनी स्मार्टी समाजवादी पार्टी अपना टिकट देती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस को पीछे से आकर सपोर्टिंग रोल में रहना चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कहां किसको लड़ाया जाए। राहुल और जी यही कहाँ लोकसभा सपोर्टिंग में रोल में आएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, यूपी में आना चाहिए, क्यों नहीं आएंगे? लीड रोल अखिलेश जी का होगा यहाँ पर, क्यों नहीं अच्छा, होगा? लीड रोल उनका होगा, ठीक वो है। नहीं गठबंधन हसन हो रहा है, साहब, पिनाज जी, पिनाज जी। खैरात पार्टी आ रही है। क्या रोहित जी? पिनाज जी, ये अब गठबंधन उसको- हो रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, कि खैरात पार्टी आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ खैरात से तो कांग्रेस बहुत को से कहा लोगों जा को रहा है पार्टी, कि भैया लोकसभा, आगे राज्यसभा कटोरा की लेके आ सीट जाओ, पार्टी उसके हम बाद जो लोगों हमें डालना होगा हम डाल देंगे। मतलब ये किस रोहित तरीके की भाई, बातचीत हो रही है खैरात में पिनाज तो हम लोगों ने जी? ये साफ राज्यसभा तौर पे सीट दिखाई भी पड़ दे रहा है दी कि है। कांग्रेस की क्या हैसियत हो गई उत्तर प्रदेश में, कि समाजवादी पार्टी उनको कह रहे हैं कि हमको जो देना होगा हम दे देंगे उनको, और उनको छोटा भाई बन के पिनाज जी। रहना पड़ेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है, ठीक है। मुझे लगता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, 2027 में न सिर्फ उत्तर प्रदेश हम जीतेंगे, हम एनडीए की केंद्र की सरकार को भी कम से कम 30 ठीक है। सीटों से और मजबूत करेंगे। ठीक है, हसन साहब, आप क्या करेंगे? मैम, हमने तो अपनी बात बोल दी, ठीक साफ है। साफ बोल दिया, गठबंधन के लिए हम तैयार है। ठीक है, मुख्यमंत्री तुर्क की बात कर रहे हैं। उन्होंने बाजाप्ते कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिज किशन सिंह जी ने कहा कि हनुमान गिरी तो एक मुसलमान ने दिया था।
चीफ मिनिस्टर झूठ बोलते हैं कि वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वही ताजमहल का फोटो देते हैं, 196 करोड़ रेवेन्यू वही ताजमहल से आता है, लेकिन वहां के इमाम को तनख्वाह 10,000 देते हैं। तो ये तय कर ले कि जो बाहर का डिग्निटरी आता है तो क्यों उसको फोटो देते हैं ताजमहल का, क्यों ताजमहल घुमाने जाते हैं? वो तो मुगल का है, वो तो इनका बनाया हुआ नहीं है। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बस शुरुआत है। शुरुआत में देखिए तुर्की, बाबर, जौहर, हरिहर सब आ गए हैं और शिव की शरण में भी लोग जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट बैंक जिसको चाहिए वो ले सकता है। तो बहुत कुछ होना अभी बाकी है, अभी तो शंखनाद भी नहीं हुआ है ठीक से। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतना तय है कि यूपी की महाभारत बहुत दिलचस्प होने वाली है।